हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी जी के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक छोटे से प्यारे से छोटे से टॉपिक पे आपका एक तरह से सभी का वेलकम है। जो भी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं हमारे सेशन को, आप लोग देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से लाइक करना आप लोग, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी काफ़ी वीडियो एक तरह से हमारे इस चैनल के ऊपर भी आप एक तरह से देखोगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। स्वागत है हमारे इस प्यारे से छोटे से सेशन में, और चर्चा करेंगे आज सूरजकुंड के मेले के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो सूरजकुंड मेले का जो आयोजन किया जाता है हर वर्ष फरवरी के महीने में, जो कि दुनिया का इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा एक तरह से शिल्प मेला है सूरजकुंड, तो उसी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो भी हमारे साथ एक तरह जुड़ चुके हैं, देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सूरजकुंड के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते होंगे। हालांकि एक तरह से नेशनल जीके के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते भी है, स्टैटिक जीके के रूप में बनते हैं, बट आप स्टेट एग्जाम जो हरियाणा सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम में भी एक तरह से एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है सूरजकुंड मेला, क्योंकि हिंदुस्तान के एक तरह से आन बान शान सूरजकुंड आर्ट के क्षेत्र में, तो वो अपने हरियाणा के अंदर प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। तो हमें थोड़ा सा इसको एक बार अपडेट कर लेना चाहिए सूरजकुंड के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन सूरजकुंड से संबंधित हमारे कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, हम उन सभी पर इस छोटे से सेशन में आपके साथ चर्चा करेंगे। थोड़ा ऐतिहासिक एंगल से बात करेंगे और करंट के एंगल से बात करेंगे कि सूरजकुंड अभी हाल ही में फरवरी के महीने में 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 को सूरजकुंड मेले का आयोजन 38वें नंबर का आयोजन हो चुका है ना। उन पर थोड़ी सी बात करेंगे, और थोड़ा सा हिस्ट्री के एंगल से भी इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, कब से कैसे क्या आयोजित किया जा रहा है, कब से आयोजन किया जा रहा है इस सूरजकुंड के मेले का। ठीक है, तो चर्चा करेंगे। जो भी एक तरह से हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एक तरह से वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही तो एक बार थम्स अप करना आप लोग। मेरे हिसाब से वॉइस वगैरह बिल्कुल ओके होगा। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए, सूरजकुंड वैसे आप लोग सभी जानते होंगे सूरजकुंड के मेले के बारे में, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सूरजकुंड के मेले के बारे में, अबाउट सूरजकुंड। ठीक है, तो थोड़ा समझना आप लोग, है ना, और ढंग से समझना। अभी एक छोटी सी क्लास में सारा का सारा डाटा हम एक तरह से आपका कवर कर देंगे, जैसे कि आप लोग महसूस करोगे। ठीक है, सूरजकुंड सूरजकुंड मेला। ठीक है, जानते दोगे सभी सूरजकुंड मेले के बारे में। ठीक है, मेले की बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तरह से आप ये भी चीज समझना, थोड़ा सा एक हिस्ट्री के एंगल से बात करें ना, तो देखो जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जो सूरजकुंड शब्द दिख रहा है ना, ये भाई साहब पता क्या है, सूरजकुंड जो है ना, एक भाई साहब झील है ये, यानी कि एक लेक है ये, एक तालाब है ये सूरजकुंड। तो अगर थोड़ा सा हम इतिहास में जाए तो इस सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, इसको लैक ऑफ सन के नाम से जानते हैं, या लैक ऑफ द सन। इसी का जो सूरजकुंड है ना, ये देखो मेले को हम 2 मिनट बाद बात करेंगे, पहले सूरजकुंड क्या है थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, लैक, लैक बोले तो झील, लैक ऑफ द, ठीक है, लैक ऑफ द सन। ठीक है, सूर्य का तालाब या एक तरह से सूर्य की झील, इस सूरजकुंड शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगर सूरजकुंड का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लेना, तो शाब्दिक अर्थ क्या है, लैक ऑफ द सन, यानी कि एक तरह से सूर्य का तालाब, सूर्य की झील, इसका है। ठीक है, ये है। अब अगर बात करें इसका निर्माता कौन है साहब, इसका निर्माण किसने करवाया था, अगर हम इसकी बात करें ना, तो 2-3 एक्स्ट्रा में बात करूंगा, उसके बाद हम एक तरह से इसे जो हमारा टाइटल टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका निर्माता की अगर बात करें ना, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सूरजकुंड जो मेला है ना, सॉरी क्या नाम है, जो सूरजकुंड एक तरह से झील है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो देखो एक तोमर शासक हुआ करता, तो 10वीं शताब्दी में तोमर शासक, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ाई भी होगा, तोमर एक वंश हिंदुस्तान में राज करता था, ज्यादातर हरियाणा में इन्होंने राज किया था, तो तोमर शासक हुआ करता था सूरजपाल। ठीक है, तो उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया था, यानी किसके द्वारा करवाया निर्माण इसका, तो तोमर शासक, तोमर शासक, तोमर शासक सूरजपाल। ठीक है, तोमर शासक सूरजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसी सूरजपाल के नाम से आप लोग महसूस कर रहे हो सूरजकुंड एक तरह से नाम भी चल रहा है ना, तो तोमर शासक सूरजपाल। ठीक है, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और 10th सेंचुरी के अंदर निर्माण करवाया गया था, यानी कि 10वीं सदी में निर्माण करवाया गया था। एचएससी के जो पेपर होते हैं ना, उनमें ये थोड़ा डाटा आपके एग्जाम आ जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर लेना, और उम्मीद करें आप लोग मेरे हिसाब से अपडेट कर ही लोगे। ठीक है, दूसरी अगर बात करें ना, इसकी लोकेशन की अगर बात करें, यानी कि एक तरह से जो सूरजकुंड जो है, ये जो स्थान है ना, ये जो सूरजकुंड जो झील है ना, इसकी एक तरह से लोकेशन की बात करें ना, तो देखो इसकी लोकेशन अगर हम बात करें ना, तो अरावली जो है ना, अरावली जो दुनिया की इन प्रेजेंट टाइम में सबसे प्राचीन श्रृंखला है, अरावली रेंज के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है,
अरावली रेंज, ठीक है। ये विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली रेंज ज्योग्राफी का एंगल से आपने पढ़ा होगा, जो कि गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। तो अरावली रेंज के अंदर है ना, ये भाई साहब लोकेशन अगर मैं बात करूं तो अरावली रेंज के अंदर ये फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। सूरजकुंड झील की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंपल सिंपल चीज आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट है। तो अरावली जो रेंज है ना वो फरीदाबाद, तो वहां पर फरीदाबाद के अंदर एक तरह से ये लोकेशन अवस्थित है ना, ये सारी चीजें। अब जो ये जो सूरजकुंड है, देखो अगर इसकी हम लोकेशन की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसका एक तरह से आकृति की बात करें ना, तो इसकी जो आकृति है ना, आकृति का मतलब एक तरह से किस आकृति के एक तरह से बनाया गया, अगर इसकी आकृति की अगर बात करें ना तो एम्पी थिएटर है ना, एम्पी थिएटर यानी कि गोलाकार, यानी कि रंगभूमि की तरह, ठीक है। तो इसकी आकृति, सूरजकुंड की आकृति कैसी है, एम्पी थिएटर, ठीक है, एम्पी थिएटर। इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, कभी इनको एम ही एक तरह से लेके चलो ना, ठीक है, एम्पी थिएटर, ठीक है। ये एक तरह से शब्द लिखा है मैंने, क्योंकि कई बार है ना इस टाइप के शब्द आ जाता है, तो आप लोग इसको याद करना। एमपी थिएटर, ठीक है, ये है। वैसे ये एमपी थिएटर, ये एम्फी थिएटर, ये फै शब्द है भाई, ठीक है ना। तो एमपी थिएटर, या इसको एक तरह से हम एक और आसान भाषा में, अपने देहाती भाषा में इसको बोल देंगे गोलाकार, ठीक है, गोलाकार, एमपी थिएटर या गोलाकार, ठीक है। या एक तरह से इसको हम बोल देंगे रंग भूमि, ठीक है, यानी कि किस आकृति का, रंग भूमि। अब देखो ये आकृति आप लोग समझ तो रहे होगे है ना, एम्पी थिएटर आकृति कैसी होती है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, इसके अंदर अगर अगर हमें थोड़ा सा डाटा मिलेगा तो मैं आपको इसके अंदर एक तरह से दिखाता हूँ। एम्पी थिएटर अगर हम इसमें थोड़ा सा देख पाए तो देखो, इसकी आकृति गोलाकार में आपको दिखाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, इसमें अगर कोई पिक मिलेंगी तो मैं आपको एक तरह से बता रहा हूँ। इसमें साहब इसमें नहीं डाल रखी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसके एम्पी थिएटर आकृति, ठीक है। तो ये है सूरजकुंड, हम थोड़ा सा एक और इसमें देख लेते हैं। सूरजकुंड टैग, ठीक है, ये है। इसकी आकृति अगर आप देखोगे तो देखो, ये मेरे हिसाब से आप लोग देखोगे ये इस तरीके की आकृति है ना, जैसे कि है ना ऐसे गोलाकार, जैसे स्टेडियम देखा, स्टेडियम क्रिकेट के स्टेडियम आपने देखोगे मेरे हिसाब से है ना, स्टेडियम ऐसे ऐसे गोलाकार रंगभूमि आकार में ना। तो ये इस आकृति को एम्पी थिएटर के नाम से जानते हैं ना, सूरजकुंड, जो कि एक तरह से फरीदाबाद में है। तो इस टाइप की एक तरह से जो आकृति है ना, ये भाई साहब एक तरह से सूरजकुंड की आकृति है ना। तो आप लोग समझ पा रहे हो आकृति कैसी होती है इसकी, है ना। एम्पी थिएटर किसे कहते हैं, देखो एम्पी थिएटर होता क्या है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। एम्पी थिएटर यानी कि एक तरह से गोलाकार, तो ये होगी कॉमन कॉमन बात, यानी कि सूरजकुंड बोले तो एक तरह से लैक ऑफ द सन, ठीक है, जो कि फरीदाबाद के अंदर ये झील है, इस बात को आप लोग समझना। इसका निर्माण तोमर शासक सूरजपाल के द्वारा 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। अरावली रेंज के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है सूरजकुंड नामक झील, इस बात को समझना। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात और मैं करूँ ना, इसी सूरजकुंड के पास, ठीक है, इसी के पास सूरजकुंड के पास एक थोड़ा सा और बात करते हैं हम, सूरजकुंड, ठीक है, ये मैं बार बार सूरजकुंड ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो सूरजकुंड, ठीक है, सूरजकुंड के पास, ठीक है, कुछ और भी लेक है और वो भी एक तरह से एग्जाम से संबंधित है। सूरजकुंड के पास एक लेक है जिसका नाम है मयूर झील, ठीक है, मयूर झील। अगर आपसे पूछे ना कि भारत में मयूर झील कहाँ पर है, तो मयूर झील है ना ये भाई साहब फरीदाबाद में है। इसको पिकॉक लेक के नाम से भी भारत के अंदर जाना जाता है, इंग्लिश वर्जन है वैसे तो, है ना, कोई निकनेम थोड़ी ना है। तो पिकॉक लेक या मयूर एक तरह से झील, ये भाई साहब कहाँ पर है, ये सूरजकुंड के पास ही पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ सूरजकुंड के पास ये ना एक और है जिसने आपने शायद सुना होगा, अनंगपुर नाम का एक गांव है, और उस गांव में एक डैम है जिसको बोलते हैं अनंगपुर डैम, ठीक है, अनंगपुर, ठीक है। मेले के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहला इसका थोड़ा सा ये तो याद होना चाहिए ना कि भाई साहब ये सूरजकुंड है क्या। तो अनंगपुर डैम, ये जो है ना अनंगपुर डैम, ठीक है, फरीदाबाद में है। अनंगपुर डैम और मयूर झील ये फरीदाबाद में है, ये सूरजकुंड के बिल्कुल पास ही पड़ता है, इस बात को थोड़ा समझना, ठीक है, मेरी बात को समझ जाओगे। और जो ये अनंगपुर डैम है ना, इसका निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया था। ये एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कभी तुम इनको एम लेके चलो ना। तो 8वीं सदी में अनंगपुर डैम का निर्माण कराया गया था। और जो इस डैम की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ ना, तो मात्र 7 मीटर इसकी हाइट है, ज्यादा उतना इतना ऊंचा एक तरह से डैम है नहीं, 7 मीटर एक तरह से इसकी हाइट है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें ना तो लगभग 50 मीटर एक तरह से इस डैम की लंबाई है, ठीक है। तो ये जो है ना ये हरियाणा के अंदर है, लंबाई कितनी इसके अंदर
लंबाई इस डैम की 50 मीटर है और हाइट इसकी 7 मीटर है, जो कि सूरजकुंड झील के पास ही एक तरह से मयूर झील भी है, और अनंगपुर है ना, अनंगपुर एक गांव है वैसे, वहां पर एक तरह से डैम है। ठीक है, तो ये तो होगी बेसिक सी बातें, यानी कि सूरजकुंड। और फरीदाबाद में, इस बात को आप लोग समझ रहे हो, और फरीदाबाद के बारे में भी मेरे हिसाब से जानते होगे। थोड़ा सा अगर हम बात करना चाहिए फरीदाबाद के बारे में, थोड़ा सा एक चीज और हम आपको समझाते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, यानी सूरजकुंड कहां पर पड़ता है, ये सूरजकुंड जो है ना, ये भाई साहब कहां पर पड़ता है, ये सूरजकुंड एक तरह से फरीदाबाद में है। ठीक है, यानी ये जो झील है ना, ये एक तरह से कहां पर है, ये भाई साहब फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद, मेरी बात को समझ रहे हो ना। और जो ये फरीदाबाद है ना भाई, ये जो फरीदाबाद है, ये फरीदाबाद एक तरह से इसका निर्माण है ना, या इस शहर का निर्माण, अगर हम बात करें, फरीदाबाद देखो जिला भी है और फरीदाबाद एक तरह से भाई साहब एक सिटी भी है। ठीक है, तो इस फरीदाबाद सिटी की अगर बात करें ना, तो इस सिटी के निर्माता कौन थे। देखो मैं सारी सारी चीजें एक जगह सेट करता हूँ, स्टेटमेंट एग्जाम जाओगे कभी तो आपको एक तरह से गड़बड़ ना हो पाए। तो फरीदाबाद जो है ना, ये एक तरह से सिटी भी है ना, एक जैसे आप लोग जानते हो फरीदाबाद शहर भी, और फरीदाबाद एक तरह से एक जिला है। तो फरीदाबाद जो है ना, इसकी शहर की स्थापना की बात करें तो लगभग 1607 ईस्वी के अंदर, यानी कि 1607 है ना, 1607 के अंदर फरीदाबाद शहर का निर्माण किया गया था जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि 1607 में एक तरह से जहांगीरी राजा है, और जहांगीर के एक शेख फरीद बुखारी नाम का बंदा हुआ करता था, शेख फरीद बुखारी। यहां पर थोड़ा सा देखो हम बात कर लेते हैं, आप यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करना, और उम्मीद कर रहे आप लोग यहां पर समझ जाओगे। ठीक है, देखो है ना, उसके बाद तो मेले पर बात करेंगे हम, हमारा टाइटल मेले का ये वैसे। अगर हम बात करें फरीदाबाद, ठीक है, तो फरीदाबाद शहर की स्थापना की बात करें तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो फरीदाबाद शहर की स्थापना सन 1607 ईस्वी के अंदर की गई थी, और 1607 में इसकी स्थापना है ना, जहांगीर एक मुगल बादशाह हुआ करता था, तो जहांगीर के शासनकाल में स्थापना की गई थी। और जहांगीर का है ना एक कोषाध्यक्ष हुआ करता था, जिसका नाम था शेख फरीद बुखारी। मेरी बात को समझना, है ना, यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं आप उसको समझना। एक इंसान हुआ करता था शेख, ठीक है, शेख फरीद बुखारी। हरियाणा जी के में सुना होगा ना इनके बारे में आपने, शेख फरीद बुखारी नाम का बंदा है ना। और ये पता कौन था, ये जहांगीर के एक तरह से शासनकाल में जहांगीर का कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो इसके द्वारा है ना इस शहर का निर्माण करवाया गया था, फरीदाबाद शहर का निर्माण। और वैसे आप लोग मेरे हिसाब से फरीदाबाद जानते होंगे। वैसे फरीदाबाद जिले की बात करें ना, तो पहले जो फरीदाबाद है ना, ये भाई साहब पहले एक तरह से एक जिले का हिस्सा हुआ करता था, गुरुग्राम का। ठीक है, लेकिन इसको गुरुग्राम से एक तरह से अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। फरीदाबाद जिला है ना आज करंट में, है ना, तो इसका एक तरह से जिला कब बनाते फरीदाबाद, तो फरीदाबाद 15 अगस्त सन एक तरह से 1979 का समय था। ये एक डिस्ट्रिक्ट बनता है और गुड़गांव से अलग होकर बनता है। और इसी जिले में एक तरह से अपना सूरजकुंड, जो कि दुनिया का इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जिसको अंतरराष्ट्रीय पहचान सूरजकुंड मेले को 2013 में मिली थी। हम इसी पर आपके साथ चर्चा करना चाह रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड आपके सामने सेट किया कि जो सूरजकुंड है दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से शिल्प मेला है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में फरीदाबाद में किया जाता है। सूरजकुंड झील है, वहीं पर इसका एक तरह से आयोजन किया जाता है। सूरजकुंड जो झील है, जिसको लेक ऑफ द सन के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण तोमर शासक सूरजपाल के द्वारा 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, तोमर शासक सूरजपाल के द्वारा। जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, अरावली रेंज में फरीदाबाद नामक स्थान पर है। एम्फी थिएटर यानी कि गोलाकार एज ए रंगभूमि आकृति है इसकी, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये कुछ बेसिक मैंने बात की है। फरीदाबाद की बात चल रही है, 2-3 एक्स्ट्रा बातें मैंने फरीदाबाद शहर और फरीदाबाद जिले के एक एक्स्ट्रा मैंने बात की है। बाकी तो टॉपिक हरियाणा जी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आएंगी, ना कि हम एक तरह से सारी चीजें यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। एक हमारा टाइटल छोटा सा सूरजकुंड मेला। तो अब हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सूरजकुंड जो कि दुनिया के इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा शिल्प मेला है, तो बात करते हैं अब इस मेले के बारे में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें आप लोग समझना, है ना। सूरजकुंड सूरजकुंड मेला, ठीक है। तो ये है भाई, ये है एक तरह से 2-3 पॉइंट है ना। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग समझना क्या क्या चीजें समझ लेनी है। तो पहला तो जी समझना है कि इसका एक तरह जो सूरजकुंड मेला है ना, ये भाई साहब जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, कब से आयोजित किया जा रहा है, किस महीने में आयोजित किया जा रहा है, और ये बात तुम सारी बातें मैं एक तरह से कर चुका हूं। तो पहली तो बात क्या है, इसकी विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला अगर कोई है तो भाई सब ये है। ये तो होगी इसकी एक छोटी सी विशेषता, जिसको आप लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो। विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और ये आयोजित कब होता है, ये भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, फरवरी के महीने में आयोजित होता है। फरवरी में कई बार कोई ज्यादा दिक्कत आए है ना, जैसे कोरोना के दौरान तो ऐसा कुछ हो गया था, तो जरूर नहीं कि फरवरी में उस समय भरा गया। तो वैसे एक तरह से सामान्यतः फरवरी के अंदर आयोजित किया जाता है, काफी एक तरह से साल से, इतना आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें इसको एक तरह से कब से स्टार्ट किया जा रहा है,
कब से इसकी शुरुआत की गई थी? अगर हम इसकी बात करें तो इस मेले की शुरुआत की बात करें ना, तो इस मेले की शुरुआत हुई थी भाई 1987 में, ठीक है, 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझना। लेकिन अगर हम बात करें ना, यहां पर मैं नोट करके एक बात और लिख देता हूं, उसको आप लोग थोड़ा सा और समझना नोट करके। इसको अंतरराष्ट्रीय पहचान कब मिली है, ठीक है, अगर इस मेले को हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय पहचान इस मेले को है ना, वो 2013 में मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय पहचान मेले को कब मिल रही है? 2013 में। और शुरू कब हो गया था? 1987 में। ये एक तरह से दो तीन बातें मैंने की है, समझ जाओगे मेरे हिसाब से, इतनी तो बात समझ जाओगे। अब किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, बाई यानी कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? भाई आयोजन कोई ना कोई तो करवा रहा होगा, ठीक है, तो इसका आयोजन किया जाता है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा पर्यटन, हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग, ठीक है, और सूरजकुंड एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सूरजकुंड एक तरह से कमेटी होती है उसके द्वारा, तो हरियाणा पर्यटन विभाग। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो भारत का एक तरह से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय है, जो भारत सरकार के अंदर भी, या भारत के अंदर भी केंद्रीय और संस्कृति मंत्रालय आप लोग जानते होंगे ना, उसके द्वारा भी इस मेले में सहयोग किया जाता है ना। लेकिन आपसे ज्यादातर सीधे सीधे पूछा जाता है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा इसका एक तरह से आयोजन किया जाता है। सूरजकुंड मेले की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब हरियाणा पर्यटन विभाग एक तरह से आया यहां पर, तो इसके बारे में दो तीन और मैं बात आपके साथ कर लेता हूं, ठीक है। हरियाणा पर्यटन विभाग, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें भी थोड़ा समझते चलना। हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी भाई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर सन 1974, 1974 को। मेरी बात को समझ पाए? 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग यानी हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें ना, तो देखो ज्यादातर हेडक्वार्टर वैसे आपने चंडीगढ़ सुनोगे, हरियाणा के जितने भी है, लेकिन ध्यान रहे भाई साहब, पर्यटन विभाग का जो हेडक्वार्टर है ना, वो भाई साहब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को भी थोड़ा सा एक तरह से मेरे हिसाब से आप लोग समझना। मैं वर्तमान में एक तरह से इस समय यानी कि 2 जून 2024 की, सॉरी 25 की मैं बात करूं, 2 जून 2025 तक, है ना, अगर करंट में बात करूं, तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट, कई बार अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा समझना। वर्तमान में अगर इसमें इसके अध्यक्ष की बात करूं ना, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की बात करूं, तो राम स्वरूप वर्मा नाम का बंदा आईएएस ऑफिसर है ये, ठीक है। तो राम स्वरूप, ठीक है, राम स्वरूप, ठीक है, राम स्वरूप वर्मा, ठीक है। तो राम स्वरूप वर्मा क्या है भाई साहब, ये इन प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष है। लेकिन एक एक्स्ट्रा और बात करें, वर्तमान में हरियाणा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के एक तरह से मंत्री कौन है, ठीक है, तो इन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा पर्यटन मंत्री की अगर बात करें ना, तो गोहाना से है भाई साहब, और वो कौन है? अरविंद, ठीक है, गोहाना से एक तरह से विधायक अरविंद शर्मा जी, ठीक है। तो अरविंद शर्मा जी बीजेपी के, ये वर्तमान में कौन है? ये हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के वर्तमान में, सॉरी, हरियाणा पर्यटन जो मंत्रालय है उसके वर्तमान में एक तरह से मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, सूरजकुंड मेले का आयोजन 1987 से हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा तो करवाया जाता है, बट मैंने एक छोटी सी बात और आपसे की है, आप इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। प्लस केंद्रीय, ठीक है, प्लस केंद्रीय संस्कृति, प्लस केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। तो भारत सरकार का, भारत का जो मंत्रालय ना टूरिज्म एक तरह से मिनिस्ट्री, तो उसके द्वारा भी एक तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके द्वारा भी सहयोग किया जाता है। कई बार है ना ये चीजें है ना स्टेटमेंट एग्जाम ही काम आ जाती है। कई बार है ना निम्न में से छाटिए सूरजकुंड मेले का आयोजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, तो वहां पर लाइन आ जाए तो वहां पर थोड़ा समझना है, क्योंकि आपको सीधे सीधा बुक में तो लिखा मिलेगा कि हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है, बट और भी कुछ प्लस माइनस चीजें होती है, तो आप लोग इसको समझना। अंतरराष्ट्रीय पहचान की मैं बात कर चुका हूं। अब देखो, ये मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, 1987 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। 2013 में इसको अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली थी, ठीक है। अब हर साल जब इसका आयोजन होता है ना, तो हर साल कोई ना कोई एक तरह से पार्टनर स्टेट या और एक पार्टनर कंट्री ग्रुप में एक तरह से 2 पॉइंट बनाए जाते हैं, है ना, यानी एक पार्टनर स्टेट हर साल एक तरह से इनवाइट किया जाता है। तो अब की बार पार्टनर स्टेट यानी कि सहभागी देश 2025 में कौन था, और पार्टनर कंट्री यानी कि सहभागी एक तरह से सदस्य देश के रूप में कौन था। तो ये 2 बातें हमें याद करनी पड़ेंगी। हर साल एक तरह से सहभागी देश और सहभागी एक तरह से राज्य, है ना, हरियाणा में एक तरह से इनवाइट किए जाते हैं। और ये भी करंट अफेयर्स के एंगल से बात करें तो अपने एग्जाम में बन के आ जाता है ना, नेशनल के अकॉर्डिंग भी और एचएससी के एग्जाम से संबंधित भी। तो इस बात को समझना, है ना, यहां तक तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं 2-3 बातें और कर रहा हूं, आप उसको भी समझने की कोशिश करना। और कैसे समझोगे? जो ये मेला है सूरजकुंड जो मेला है, ठीक है, तो फर्स्ट सहभागी, फर्स्ट सहभागी, ठीक है,
फर्स्ट सहभागी राज्य कौन सा था? देखिए फर्स्ट एक तरह से सहभागी राज्य, पहली बार एक तरह से सहभागी जो राज्य है ना, वो भाई साहब था अपना एक तरह से प्यारा राजस्थान। ठीक है, तो सहभागी राज्य पहला कौन सा था? पहला सहभागी राज्य था भाई साहब राजस्थान। ठीक है, और ये सहभागी राज्य बना था पहला एक तरह से पार्टनर स्टेट 1989 में। मेरी बात को समझे, सहभागी राज्य 1989 में पहला। ठीक है, लेकिन अगर हम फर्स्ट सहभागी देश की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट सहभागी देश की बात करें ना, ठीक है, फर्स्ट सहभागी, ठीक है, फर्स्ट पार्टनर कंट्री या सहभागी देश। ठीक है, तो फर्स्ट सहभागी देश की अगर बात करें ना, तो यहां पर आ जाएगा भाई इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि एक तरह से हिंदी में बात करें तो मिस्र। ठीक है, तो फर्स्ट सहभागी अगर देश की बात करें ना, तो मिस्र था। लेकिन ये ध्यान रखना, मिस्र एक तरह से कंप्लीट रूप से नहीं था, ये आंशिक रूप से पहला एक तरह से सहभागी बनाया था, आंशिक रूप से। ठीक है, तो देश की बात करें पहला सहभागी कौन है? मिस्र है, आंशिक रूप से। इस बात को ध्यान रखना, 2009 से एक तरह से ये पहला एक तरह से सहभागी देश 2009 से बनना शुरू हुआ था, बट ये आंशिक रूप से था। बट यहां पर फिर से मैं थोड़ा सा हटके एक बात करूंगा, और क्या हटके बात करूंगा? पूर्ण रूप से सहभागी एक तरह से देश कौन सा था इस सूरजकुंड का? पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सहभागी, पूर्ण रूप से सहभागी, सहभागी देश। ठीक है, तो पूर्ण रूप से सहभागी देश है ना, वो 2012 में भाई साहब थाईलैंड बना था, थाईलैंड, जिसकी एक तरह से कल मिस वर्ल्ड भी बनी है, थाईलैंड की एक तरह से एक लड़की। तो थाईलैंड, और थाईलैंड कब से है? 2012 से एक तरह से पूर्ण रूप से सहभागी है। तो इन दो बातों को एक तरह से आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझ जाओगे, और उम्मीद करें आप लोग समझ रहे होगे। ये तो है एक तरह से फर्स्ट के रूप में, यानी कि फर्स्ट पार्टनर स्टेट कौन सा है, या फर्स्ट पार्टनर एक तरह से कंट्री कौन सी है, समझ जाओगे, है ना? ये तीजिए। अब ऐसे हर साल भरते आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे चलते चलते रिसेंटली इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम करंट वाली तो बात करेंगे, बट हम पिछला, अब की बार देखो 2025 की बात करें ना, तो 2025 में 38वें नंबर का भरा है। पहली बार 1987 में एक तरह से आयोजित हुआ था, है ना? पिछली साल एक तरह से 37वें नंबर का, और अब की बार 38वें नंबर का। तो हम थोड़ा पिछली साल का भी एक तरह से बैक कर सकते हैं, है ना? बैक पॉइंट भी आप लोग थोड़ा सा याद करना, क्योंकि कई बार है ना करंट करंट का तो याद करोगे, बैक का कई बच्चे याद नहीं करके जाते हैं। तो 2024 में, पिछली साल इसका आयोजन हुआ था 2024 में, और 2024 में पता कौन सा नंबर का था ये एक तरह सूरजकुंड मेला? ये 37वें नंबर का था। ठीक है, अब 2024 में 37वें नंबर का तो था साहब। ठीक है, तो इसका एक तरह से राज्य कौन सा बना था? सहभागी राज्य। देखो यहां पर राज्य लिख दिया मैंने शॉर्ट में, तो यहां पर इसका मतलब है पार्टनर स्टेट है, सहभागी राज्य। पिछली साल सहभागी राज्य की अगर बात करें ना, तो भाई साहब एक तरह से बना था उड़ीसा। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि 37वें, सॉरी क्या नाम है, गुजरात। पिछली साल की बात करें तो गुजरात। तो 37वां जो 2024 में बना था ना, तो इसका जो सहभागी राज्य था ना, वो सहभागी राज्य बना था पिछली साल भाई गुजरात। मेरी बात को समझ पाए, गुजरात। लेकिन सहभागी 2024 के सूरजकुंड मेले का सहभागी देश की बात करें ना, तो भाई साहब देश की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कंट्री है भाई जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया, जहां पर मसाई नाम की जनजाति भी पाई जाती है, तंजानिया मसाई जनजाति। तो दिल्ली पुलिस 2014 में क्वेश्चन आया भी था, मसाई जनजाति कहां पर पाई जाती है? तंजानिया में पाई जाती है। तंजानिया, केन्या वगैरह यहाँ पर मसाई नाम की जनजाति पाई जाती है। जनजाति के क्वेश्चन ज्योग्राफी के एंगल से, स्टैटिक पॉइंट से कई बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो तंजानिया ध्यान रखना। लेकिन ये है, लेकिन एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर फिर से मैं नोट करके बात कर रहा हूँ, आप लोग समझना। ठीक है, विशेष है ना, विशेष रूप से अगर हम नृत्य के रूप में बात करें ना, तो 2000 पिछली साल की बात करें, विशेष नृत्य। ठीक है, कौन सा देश का नृत्य था जो एक तरह से आकर्षण का केंद्र बन रहा था पिछली साल? तो एक कांगो देश है अफ्रीका में। तो कांगो का जो नृत्य है ना, वो विशेष नृत्य एक तरह से आकर्षण का केंद्र बना था। तंजानिया इसके अंदर क्या बना था? तंजानिया भाई साहब इसके अंदर पिछली साल 2024 में सहभागी देश, और राज्य सहभागी गुजरात। ये दो चीज याद करना, राज्य गुजरात और देश पिछली साल सहभागी तंजानिया। तंजानिया आप लोग जानते हो कि तंजानिया एक देश है जिसकी जो कैपिटल है ना, अफ्रीका महाद्वीप में देश है, इसकी कैपिटल है डोडोमा। डोडोमा एक तरह राजधानी, करेंसी पेपर में आती रहती है। डोडोमा तंजानिया देश की एक तरह से राजधानी है, और सिलिंग नाम की एक तरह से इसमें करेंसी चलती है, यानी कि मुद्रा चलती है। इस बात को भी थोड़ा सा याद करना, आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, एक कांगो यहां पर आया, कांगो। तो कांगो के बारे में अगर मैं और बताऊं, तो कांगो की जो राजधानी है ना, कांगो देश की राजधानी है भाई किसानसा। ठीक है, और इसमें करेंसी चलती है, अफ्रीका में ये, और इसमें करेंसी चलती है फ्रैंक। ठीक है, ये बात आप लोग समझना। तो ये तो होगी एक तरह से पिछले 2024 की। लेकिन हम तो करंट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बढ़िया तरीके से किसके बारे में, कि भाई करंट में एक तरह से मेला जो है ना, ये अभी हाल ही में एक तरह से भर चुका है। तो कौन से नंबर का भर चुका है अब की बार? तो 38वां। ठीक है, 38वां सूरज कुंड। ठीक है साहब, 38वां सूरज कुंड। और जो 38वां सूरज कुंड है ना, ये भाई साहब 2000 एक तरह से 25 में भरा है।
ठीक है, 38वां सूरज कुंड कब भरा है? 2025 में, है ना। अगर मैं तारीख बताऊं आपसे तो भाई साहब ये 7 फरवरी से लेकर, ठीक है, 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी से लेकर ये 23 फरवरी 2025 तक का इसका आयोजन हुआ था। 7 से लेकर 23 फरवरी, ठीक है। ये तो होगी टाइमिंग, है ना। और कौन से नंबर का था वो आप लोग मेरे हिसाब से नंबर, अब की बात ध्यान है, 38वें नंबर का भरा था, इस बात को आप लोग समझ जाओगे। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भाई साहब फरवरी में भरता है फरीदाबाद, फरवरी फरीदाबाद, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग याद करना, फरीदाबाद एक शहर भी है और आज एक जिला भी है, ठीक है। फरीदाबाद शहर की स्थापना शेख फरीद बुखारी के द्वारा की गई थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले, आपने एक तरह से समझा होगा, ठीक है। अब इस मेले के बारे में 2-3 मेन मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अभी एक तरह से इसका आयोजन हुआ है, तो भाई इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया, इस मेले का उद्घाटन तो भारत में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री केंद्र के अंदर, और उसका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पर्यटन मंत्री जो केंद्र सरकार में है मंत्रालय में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो अब की बार 2025 में गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा एक तरह से इसका उद्घाटन किया गया था सूरजकुंड मेले का, जो कि फरवरी में रिसेंटली अभी आयोजित हुआ है। ये ध्यान रखना कौन है, ये वर्तमान में भारत की एक तरह से कौन है, ये केंद्र सरकार में, ध्यान रखना केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री है। अब तुम कहोगे आपने तो पर्यटन मंत्री अभी अरविंद शर्मा बताए थे, तो अरविंद शर्मा हरियाणा के हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत ये भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय के पर्यटन विभाग के, सॉरी पर्यटन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप लोग समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। और वैसे तो देखो आप इतना तो जानते होगे पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, थोड़ा सा हटके अगर बात करें, ठीक है। अगर आपसे पूछे ना, और देखो एक दो बात एक्स्ट्रा और बता देता हूँ मैं चलते चलते, है ना। एक होता है पर्यटन दिवस है, ठीक है, तो पर्यटन की थोड़ी बात आ रही है ना, और टूरिज्म से संबंधित ही सारी चीजें, तो पर्यटन दिवस है। अगर बात करें इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे की बात करें तो भाई साहब मनता है 27 सितंबर को। और भारत की बात करें नेशनल टूरिज्म, है ना, नेशनल टूरिज्म डे की बात करें ना, तो भाई आयोजित होता है, सॉरी आयोजन होता है इसका 25 जनवरी, ठीक है। तो इस बात तो दो बात को याद करना, तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अब की बार सूरज कुंड की अगर बात करें ना, अब की बार इस सूरज कुंड में तो 42 देशों के, ठीक है, अब की बार जो 2025 का सूरज कुंड का मेला था, 42 देशों के 648 प्रतिभागियों ने एक तरह से भाग लिया था। इस बात को भी थोड़ा सा समझना, 42 देशों के 648 प्रतिभागी ने, है ना, अपना अपना एक तरह से जोर दिखाया, अपना अपना टैलेंट दिखाया था अलग कला में, ठीक है। तो प्रतिभागियों ने भाग लिया, ठीक है, प्रतिभागियों ने एक तरह से पार्टिसिपेट किए थे, प्रतिभागी आए थे इसमें, तो 42 देशों के 648 एक तरह से इसमें अपनी अपनी स्किल के माध्यम से, टैलेंट के माध्यम से अपना एक तरह से दमखम यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया था, इस बात को समझना, ठीक है। लेकिन अब जो मेन चीज आती है ना, मेन चीज यहाँ पर ये आती है कि भाई साहब अब की बार पार्टनर, है ना, स्टेट की बात करें, है ना, यानी कि सहभागी राज्य एक तरह से बात करें ना, सहभागी राज्य, देखो यहां पर ये मैं बार बार शब्द राज्य यूज कर देता हूं, लेकिन ये सहभागी राज्य की बात की जा रही, पार्टनर स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब की बार सहभागी राज्य देखो दो बनाए थे, एक तो बनाया था साहब ओडिशा, ठीक है, ओडिशा आप लोग जानते होंगे, ओडिशा स्टेट, और एक बनाया था भाई इसमें, है ना, टाइगर स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अब की बार सहभागी राज्य में दो है, एक तो मध्य प्रदेश हो गया और एक कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। मेरी बात को समझ पा रहे हो। लेकिन अब की बार एक चीज विशेष और यहां पर आपको देखने को मिलेंगी कि एक तरह से सहभागी देश कौन सा है, तो अब की बार पर्टिकुलर कोई एक सहभागी कंट्री यानी कि पार्टनर कंट्री अब की बार अकेला एक नहीं है, क्योंकि अब की बार 7 देशों के ग्रुप है, और जो 7 देशों का ग्रुप है ना, उसका नाम है भाई साहब बिमस्टेक, और ये आजकल बिंदास तरीके से करंट में है ना। एक स्पेशल छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो बिमस्टेक के बारे में बनाऊंगा, आप उसको समझोगे। तो अब की बार जो बिमस्टेक संस्था है ना, बिमस्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यानी कि BIMSTEC, ठीक है। ये बिमस्टेक एक संस्था है इन प्रेजेंट टाइम में, और इस संस्था में टोटल वर्तमान में अगर देशों की संख्या में बात करूं ना, वर्तमान में एक तरह से देश की संख्या, तो इसमें वर्तमान में टोटल एक तरह से 7 देश है आज की तारीख में। और जो 7 देश है ना, उन 7 देशों का समूह, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी एक तरह से सदस्य है बिमस्टेक में, जैसे कि एक तरह से बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भारत है ना, थाईलैंड है, म्यांमार है, ऐसे कुल मिलाकर टोटल 7 देश है, जिसका अलग से भी हम वीडियो आपके सामने सेट कर देंगे, क्योंकि करंट में भी मिस्टेक और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी मिस्टेक का, तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो 7 देशों का समूह है, जो कि ये बिमस्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। 6 जून 1997 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था, ढाका में वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास गई है, और इसका महासचिव अपना भारतीय है, क्योंकि इनमें चेयरमैन और महासचिव है ना, वो देश के रूप में बनाए जाते हैं। करूंगा चर्चा इसके ऊपर भी। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि इस 38वें सूरजकुंड
मेले का जो सहभागी देश की बात करें ना, तो अब की बार बिमस्टेक और बिमस्टेक इन प्रेजेंट टाइम में 7 देशों का समूह है। मैं एक तरह से इतनी छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको एक तरह से समझ जाओगे। तो ये एक तरह से सूरजकुंड मेले के बारे में 2-3 मुद्दे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको कवर कर लोगे, कोई ज्यादा हार्ड पॉइंट है नहीं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से शिल्प मेला है, और शिल्प से संबंधित बात करें तो आपने एक शब्द और सुना होगा, नेशनल हैंडलूम, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भाई साहब 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को आप लोग जानते होंगे कलकत्ता के टाउन हॉल से हिंदुस्तान की धरा पर अपने भारत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी मूवमेंट का शुभारंभ हुआ था, है ना। और इसी उपलक्ष्य में हर साल देश में 2015 से मोदी गवर्नमेंट 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे भी मनाती है ना। हैंडलूम हथकरघा, हाथ से बनाई और बुनाई की चीजें। और सूरजकुंड भी मेला भी एक ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जिसका आयोजन रिसेंटली फरवरी 7 से लेकर 23 फरवरी को 2025 में अपने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हो चुका है। पार्टनर कंट्री बिमस्टेक सदस्य देश है, और पार्टनर स्टेट गुजरात, सॉरी क्या नाम है अपना, ये मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा है। तो उम्मीद कर रहे समझ चुके होंगे, एक छोटा सा सेशन बिल्कुल एक तरह से, है ना। आप लोग इनको अच्छे से बेहतर ढंग से समझना, ठीक है। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एक तरह से छोटे से सेशन पर, कोई भी टॉपिक से संबंधित। तब तक आप लोग इतना कवर करते हैं ना, कोई भी डाउट है तो आप लोग एक तरह से कमेंट करना। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बता के जाना। एक आपको लास्ट एक क्वेश्चन हम आपको देख के जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में देना। अभी बिमस्टेक का रिसेंटली अप्रैल 2025 में सम्मेलन हुआ है, आपने कमेंट करना है, इसका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में आपको प्रदान करेंगे। आपने कमेंट करना है कि जो बिमस्टेक संस्था है 7 देशों का समूह है, इसका रिसेंटली समिट अप्रैल 2025 में हुआ है, कहां पर हुआ है, सम्मेलन कहां पर हुआ है, कमेंट करना जल्द। जिसका भी एक तरह से सबसे पहले आंसर आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने छोटे से सेशन में। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने सेशन अच्छा लगा तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फर्स्ट टाइम हमारे सेशन को जो बंदा देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साइड में बेल आइकन है दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो ऐसे और करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई, थैंक यू।